दोस्तों, आज मैं आपको जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो आज तक की सबसे बेहतर साइंस फिक्शन मूवीज में से एक है, या फिर आप में से कई लोग ये कह सकते हैं कि वो सबसे बेहतर साइंस फिक्शन मूवी है। अगर आप साइंस फिक्शन मूवीज देखना पसंद करते हैं तो मैं आपको इस मूवी को स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इस तरह की मास्टरपीस मूवीज आज तक बहुत ही कम बनी है। मूवी में आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का भी जिक्र किया गया है, साथ ही वॉर्म होल और इस विशाल ब्रह्मांड में एलियन लाइफ होने पर भी जोर दिया गया है। तो आइए अब बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम एली एरोवे होता है। एली अपने पिता के रेडियो से खेल रही होती है और वो बचपन से ही एस्ट्रोफिजिक्स में काफी दिलचस्पी रखती है तथा जो कुछ भी घटना पृथ्वी पे होती है वो उसके होने के पीछे का कारण हमेशा ढूंढती रहती है। एली ने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था। एली के मन में हमेशा एक डाउट रहता है कि इस पूरे यूनिवर्स में कहीं न कहीं किसी रूप में जीवन जरूर पनप रहा होगा। इसीलिए वो बचपन से ही यूनिवर्स में वो अपने पिता के रेडियो से हमेशा एलियन सिग्नल की तलाश में रहा करती है। एली कुछ समय के बाद अपने पिता को भी खो देती है, जिसके बाद वो पूरी तरह टूट जाती है। इसके बाद कुछ समय के बाद के समय को दिखाया जाता है जहाँ पे एली अब बड़ी हो चुकी है और वो पोर्टरिको में सेती नाम के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। सेती नाम का प्रोजेक्ट बेसिकली एलियन लाइफ फॉर्म को ढूंढने के लिए होता है, लेकिन आज तक इन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी एलियन रेडियो सिग्नल तक नहीं मिला है। एक दिन जब एली अपने रिसर्च लैब में होती है तो तभी वो एक रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर लेती है। जब वो उसके सोर्स के बारे में देखती है तो उसे पता चलता है कि वो सिग्नल किसी पास के ग्रह या सैटेलाइट से नहीं आया, बल्कि वो सिग्नल कई प्रकाश वर्ष की दूरी से आ रहा है। जिसके बाद वो क्यूरियस होकर उस सिग्नल के सोर्स पर रिसर्च करना शुरू कर देती है। वहीं हमें अब एक शख्स को दिखाया जाता है जिसका नाम ड्रमलिन होता है और ये प्रेसिडेंट का साइंस एडवाइजर होता है। वो सेती प्रोजेक्ट में शामिल हुए लोगों से मिलता है और उन्हें कहता है कि वो प्रेसिडेंट के द्वारा मिलने वाला फंड और पूरी सेती प्रोजेक्ट को ही बंद करने वाले हैं, क्योंकि ड्रमलिन को लगता है कि एलियन लाइफ फॉर्म जैसी कोई चीज नहीं होती और वो फालतू ही अपना पैसा सेती प्रोजेक्ट में वेस्ट कर रहे हैं। ये सब हो जाने के बाद एली काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि ये उसका बचपन का सपना था। बाद में जब प्रेसिडेंट के द्वारा मिलने वाला फंड बंद हो जाता है तो एली कई बिजनेसमैन के पास अपना प्रोजेक्ट लेके जाती है ताकि वो अपने प्रोजेक्ट के लिए फंड जुटा सके, लेकिन कई जगह उसके ऑफर को ठुकराने के बाद अंत में एक बिजनेसमैन इस प्रोजेक्ट को फंड देने के लिए तैयार हो जाता है। इस बिजनेसमैन का नाम होता है एसआर हेडन और ये एक सीक्रेट बिलियनियर होता है। जिसके बाद एली दिन रात एक कर अपने सेती प्रोजेक्ट को बड़े पैमाने पर तैयार कर लेती है, लेकिन काफी मशक्कत करने के बाद भी वो किसी तरह की एलियन लाइफ होने के प्रमाण को नहीं ढूंढ पाती। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और अब एली को 4 साल पूरे हो चुके हैं। अब तक कोई भी सफलता उसके हाथ नहीं लगी है, यानी कि वो किसी भी तरह की रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट नहीं कर पाई है। ये देख ड्रमलिन दोबारा से सेती प्रोग्राम को बंद करने का फैसला लेता है, लेकिन इससे पहले वो ये प्रोजेक्ट बंद कर पाए, एली जब शाम को अपने प्रोजेक्ट एरिया में होती है तो वो अपने हेडफोन में एक अजीब तरह की रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी या कहे कि स्टैटिक साउंड को सुनती है, जो कि कुछ इस प्रकार की साउंड होती है। इसे सुनने के बाद एली काफी क्यूरियस हो जाती है और वो तुरंत बाकी साथियों को कॉल पर इसके बारे में जानकारी देती है। वहीं उसके बाकी साथी उसके इस काम पे जुड़ जाते हैं और उस सिग्नल को ट्रैक कर इन्हें पता लगता है कि वो सिग्नल वेगा स्टार सिस्टम से आ रहा है, जो कि 26 लाइट ईयर दूर होता है। लेकिन जब ये उस सिग्नल को गौर से सुनते हैं तो वो पाते हैं कि ये सिग्नल प्राइम नंबर के रिपीटिंग सीक्वेंस को रिपीट कर रहा है, जैसे कि 2, 3, 5, 7 और 11। एली की टीम डिसाइड करती है कि वो ये खबर पूरी मीडिया में बता देंगे, जिसके बाद वो ऐसा ही करते हैं और इस प्रोजेक्ट को और भी ज्यादा सिक्योरिटी दे दी जाती है। एंटीनास के सही डायरेक्शन और कोऑर्डिनेट्स पता होने पर इन्हें एक नई रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी मिलती है। बाद में जब ये उस रेडियो वेव सिग्नल को इमेज प्रोसेसर में प्लग इन करते हैं तो ये उस सिग्नल में एक वीडियो को देखते हैं जो कि 1936 में बर्लिन में हुए ओलंपिक की होती है, जिसमें एडोल्फ हिटलर स्पीच दे रहा होता है। ये काफी अजीब घटना होती है और इनमें से किसी को भी ये समझ नहीं आता कि 26 लाइट ईयर दूर से वो एडवांस सिविलाइजेशन को हिटलर के बारे में कैसे पता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि 1936 में टेलीकास्ट हुए जिस ओलंपिक गेम में हिटलर ने स्पीच दी थी और जब वो वीडियो पूरी दुनिया में प्रसारित हुआ होगा तो एक स्ट्रॉन्ग टेलीविजन सिग्नल हमारी अर्थ को छोड़ वेगा स्टार सिस्टम में डिलीवर हुआ होगा और फिर वहाँ की एलियन सिविलाइजेशन ने इस सिग्नल को इंस्पेक्ट कर वापस धरती पे भेज दिया। सारी दुनिया जहाँ एक तरफ एलियन से संपर्क होने की खुशी मना रहे होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि ये मानते हैं कि ये सिग्नल भगवान ने खुद इंसानों को भेजा है ताकि इंसान भगवान को ढूंढ सके। बाद में एली और एली के साथी ये पाते हैं कि वो सिग्नल सिर्फ एक वीडियो ही नहीं बल्कि 60,000 पेजों का डाटा भी कंटेन करता है। जिसके बाद एली और उसके साथी उन 60,000 पेजों के डाटा को डिकोड करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन लाख बार कोशिश करने के बावजूद भी वो उस एलियन सिविलाइजेशन के डाटा को समझने में नाकाम रहते हैं। एली कई कोशिशों के बाद जब उस डाटा को समझ नहीं पाती तो वो हेडन से इसके बारे में बात करती है।
हैडन एली को बताता है कि ये डाटा वेगा स्टार सिस्टम से आया हुआ है, तो वहाँ की सिविलाइजेशन इस डाटा को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखेगी, इसीलिए हमें इस डाटा को अपने नजरिए से नहीं बल्कि उनके पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। हैडन एली को बताता है कि वो इस डेटा को 3D में जनरेट करके देखे। एली जब उस डेटा को 3D में देखती है तो वो काफी खुश हो जाती है, क्योंकि वो डाटा अब सॉल्व हो जाता है। इन्हें पता लगता है कि इस डेटा में एक एडवांस मशीन बनाने का मेथड बताया गया है, और वो मशीन बनने के बाद उसमें सिर्फ एक इंसान बैठ सकता है। अब एली के साथ साथ सारे देश इस कॉम्प्लेक्स मशीन को बनाने के लिए एकजुट होकर सामने आते हैं और नेशंस ऑफ वर्ल्ड फंड की बैठक करते हैं, जिसमें नेशंस ऑफ वर्ल्ड फंड उस एडवांस कॉम्प्लेक्स मशीन को बनाने के लिए फंड देने के लिए तैयार हो जाता है। उस मशीन को बनाने के लिए जोरों शोरों पे काम शुरू हो जाता है और कुछ ही समय बाद वो मशीन बनकर तैयार हो जाती है। इस मशीन में बैठने के लिए भी एक कैंडिडेट की जरूरत होती है, इसीलिए इसके लिए भी कमेटी बिठाई जाती है, जहां ड्रमलिन और एली दोनों भी उस पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं। जहां दुनिया में एक तरफ ये सब चल रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ कट्टरवादी संगठन इसका विरोध करते हैं। उनका मानना होता है कि जो सिग्नल उन्हें मिला था वो ईश्वर का है और उन्हें इससे किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इसमें सबसे बड़ा हाथ पाल्मर जोस का होता है, जो कि एली का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। चूंकि एली एक नास्तिक है और ड्रमलिन भगवान पे विश्वास रखता है, इसीलिए उस मशीन में बैठने के लिए ड्रमलिन को ज्यादा वोट पड़ते हैं। कई प्रोटेस्ट के बावजूद एली पीछे नहीं हटती और फाइनली वो दिन आ जाता है जब इस मशीन का टेस्ट किया जाना था। ड्रमलिन मशीन में बैठने से पहले एली से मिलता है, जहां एली उसे बताती है कि वो उस पर विश्वास करती है और उसकी इस यात्रा के लिए उसे शुभकामनाएं देती है। ये मशीन साइज में काफी बड़ी होती है, जो कि 4 इलेप्टिकल रिंग्स में बनी होती है। जब ये चारों रिंग्स घूमना शुरू करते हैं और जब ये अपने मैक्सिमम आरपीएम पे पहुंच जाती है, तो ये एक वार्म होल क्रिएट करेगी और फिर उस वार्म होल से होते हुए ये मशीन ड्रमलिन के पॉड को वेगा स्टार सिस्टम तक ले जाएगी। इस मिशन को लॉन्च करने में कुछ ही मिनट बचे होते हैं कि तभी यहाँ पे एली एक कट्टरवादी इंसान को लॉन्च पैड के अंदर देख लेती है। एली जल्दी से ड्रमलिन को बताती है कि वो सिक्योरिटी को लेके उस इंसान को पकड़े, लेकिन इन्हें पता चलता है कि वो इंसान यहाँ पे बॉम्ब्स लेके आया हुआ है। जिसके बाद वो कट्टरवादी इंसान पूरे लॉन्च पैड के साथ साथ उस एडवांस मशीन को भी ध्वस्त कर देता है, जिसके साथ ड्रमलिन और एली के बाकी साथियों की मौके पे ही मौत हो जाती है। और इस तरह एली का वो सपना अधूरा रह जाता है जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत करी थी। उसे वो दोस्त भी गंवाने पड़े जिन्होंने उसके साथ इस मिशन पे शुरू से काम किया था। इस घटना के होने के बाद एली काफी टूट जाती है। एली बाद में हैडन से मिलने जाती है तो उसे पता चलता है कि हैडन एक कैंसर पेशेंट था और अब वो धरती पे नहीं रहता, बल्कि अब वो स्पेस स्टेशन में सेटल हो चुका है। हैडन एली को बताता है कि यूएस गवर्नमेंट का उस मशीन को बनाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट उसकी कंपनी के साथ भी था और उसकी कंपनी ने उस मशीन को जापान में बना भी दिया है। एली ये सुन काफी खुश हो जाती है और वो अपनी टीम के साथ जापान के लिए रवाना हो जाती है। क्योंकि ड्रमलिन अब नहीं रहा तो एली को ही अब उस मशीन में जाना पड़ेगा। ये एक जोखिम भरा मिशन होता है, क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता होता कि उस मशीन को स्टार्ट करने के बाद क्या होगा। एली जब अपने पॉड में होती है तो वो काफी डरी हुई होती है। मिशन को लॉन्च करने का काउंटडाउन शुरू हो जाता है और जब वो एडवांस मशीन अपनी मैक्सिमम स्पीड को अचीव कर लेती है तो एली के पॉड को उस मशीन में ड्रॉप कर दिया जाता है। एली का पॉड एडवांस टेक्नोलॉजी से बना होता है। साथ ही एली अपने साथ एक रिकॉर्डर भी ले जाती है ताकि जो कुछ भी उसके साथ वहाँ पे घटे वो उसे रिकॉर्ड कर पाए। जैसे ही एली का पॉड उस मशीन में गिराया जाता है, वो मशीन तुरंत एक वार्म होल क्रिएट कर एली के पॉड को बहुत तेज गति से उस वार्म होल में पुश कर देती है। एली वार्म होल को ऑब्जर्व करती है और वार्म होल से निकलकर उसका पॉड ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में चले जाता है। एली अपने सामने वेगा स्टार सिस्टम को देखती है। एली स्पेस में एक नीले रंग के सूरज को भी देखती है। साथ ही साथ वो कई कॉस्मोलॉजिकल फिनोमिनास भी अपनी आंखों से देखती है। वो यहाँ पे कुछ ज्यादा नोटिस कर पाती। एक बार फिर से उसका पॉड दोबारा एक वार्म होल में चले जाता है और एली जब उस वार्म होल को पार करती है तो वो उस एडवांस एलियंस के प्लेनेट को स्पेस से देख लेती है और इस एलियन प्लेनेट के 4 सूरज होते हैं और ये बेहद ही खूबसूरत नजारा होता है। एली अपनी आंखों से ब्रह्मांड के खूबसूरत नज़ारे भी देखती है, जिसकी खूबसूरती बयान करना मुश्किल है। बाद में एली बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक बीच पे पाती है। लेकिन ब्रह्मांड की अनंत दूरियां तय करने के बाद भी उसे ऐसा लगता है कि उसने ये जगह पहले देखी हुई है। उसे याद आता है कि ये वो फ्लोरिडा बीच है जिसकी उसने बचपन में पेंटिंग बनाई थी। तभी उसे दूर एक खड़ी आकृति दिखाई पड़ती है और वो आकृति एली के पास आने लगती है और जब वो एली के पास आती है तो एली के होश उड़ जाते हैं। दरअसल ये कोई और नहीं होता बल्कि खुद एली के पिता होते हैं। वो अपने पिता के गले से लग जाती है, लेकिन जल्दी ही वो समझ जाती है कि वो उसके पिता नहीं बल्कि एक एलियन है जो कि एली के थॉट्स चुराकर उसके सामने आया है ताकि एली उससे कंफर्टेबली बात कर पाए। वो एलियन जब एली से बात करता है तो उसे बताता
बताता है कि उसने उसके माइंड के थॉट्स चोरी किए और उन्हीं थॉट्स को लेकर उसने इस जगह का निर्माण किया ताकि वो एली से इजीली बात कर सके। वो एलियन एली को बताता है कि मानव जाति एक बहुत ही दिलचस्प स्पीसीज है जो कि कभी खूबसूरत सपने और बुरे सपने देखते हैं। वो पूरे ब्रह्मांड में खोए हुए हैं और अकेले भी हैं। एली उस एलियन से पूछती है कि उनका मानव जाति को कांटेक्ट में लेने के पीछे क्या मकसद है, जिसपे वो एलियन उसे बताता है कि उन्होंने मानव जाति को कभी भी कांटेक्ट नहीं किया और ना ही उन्होंने उस ट्रांजिट सिस्टम को बनाया जिससे एली यहाँ पे पहुंची है। वो एलियन उसे ये भी बताता है कि ब्रह्मांड में कई ऐसी जगह मौजूद हैं, कई ऐसे प्लेनेट्स हैं जहाँ पे जीवन पनप रहा है। यहाँ पे हमें दो बातों का पता चलता है। पहली ये कि ब्रह्मांड में एक बेहद ही एडवांस सिविलाइजेशन ने मानव जाति और कई ऐसे ग्रहों पे कांटेक्ट किया जहाँ पे जीवन पनप रहा है और अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को पूरे ब्रह्मांड में फैलाया हुआ है। वहीं दूसरी बात का हमें ये पता चलता है कि हम मानव जाति इतने एडवांस होकर भी ब्रह्मांड की अन्य इंटेलिजेंस सिविलाइजेशन के सामने कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो एलियन एली को घर जाने के लिए कहता है। एली उस एलियन से कहती है कि पृथ्वी के लोगों को भी वो सब देखने की जरूरत है जो कि वो देख रही है। इस पे वो एलियन उसे बताता है कि ये बस मानव जाति का पहला कदम है, आगे जाकर मानव जाति सही टाइम पे दूसरा कदम भी उठाएगी। सीधे तौर पर वो एलियन एली को समझाता है कि स्मॉल मूव से ही मानव जाति यूनिवर्स के लॉस को मास्टर करेगी। एली देखती है कि एकदम से उसकी सराउंडिंग चेंज हो रही है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को बेड पे पाती है जहाँ पे सैती प्रोजेक्ट के साइंटिस्ट और बाकी लोग उसके बेड के सामने होते हैं। एली को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। दरअसल असल में हुआ ये था कि जैसे ही मिशन लॉन्च हुआ तो एली का पॉड मशीन से होते हुए सीधे पानी में गिर गया था, जिससे इस मिशन को फेल मिशन डिक्लेयर कर दिया जाता है। बाद में एली से जब पूछताछ होती है तो ये निष्कर्ष निकलता है कि ये सारा प्लान हैडन का था और उसने सारी की सारी साइंटिफिक कम्युनिटी को बेवकूफ बनाया है। एली यहाँ पे खुद को सही साबित करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि जो रिकॉर्डर वो अपने साथ ले गई थी उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था, जबकि वो सबको बता रही होती है कि वो वार्म होल से ब्रह्मांड के सफर को तय करते हुए वेगा स्टार सिस्टम में पहुंची और फिर वो उस ग्रह पे गई जहां से उन्हें सिग्नल रिसीव हुआ था। उसने एलियन से मुलाकात भी की और वो पूरे 18 घंटा उस एलियन प्लेनेट और स्पेस में रही, लेकिन किसी को भी उसकी इस बात पे विश्वास नहीं होता क्योंकि उसके द्वारा ले जाए गए रिकॉर्डर में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था सिवाय एक स्टैटिक वॉइस के। लेकिन एली की बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता क्योंकि भले ही रिकॉर्डर में स्टैटिक नॉइस रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन कैमरे का रिकॉर्डिंग टाइम पूरे के पूरे 18 घंटे का है, जबकि एली के मिशन को कुछ ही देर में फेल करार दे दिया गया था। अब आप यहाँ पे समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे धरती के कुछ सेकंड्स उस वार्म होल और उस एलियन ग्रह पे घंटों का टाइम होगा। यहाँ पे इस मूवी के राइटर जो कि खुद भी एक साइंटिस्ट है, उन्होंने भी आइंस्टाइन की स्पेस एंड टाइम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया है। साइंटिस्ट को भले ही एली की बातों पे विश्वास नहीं होता, लेकिन वो इस गुत्थी को भी नहीं सुलझा पाते कि रिकॉर्डिंग टाइम 18 घंटे कैसे हुआ। इसीलिए सारी की सारी साइंटिफिक कम्युनिटी एली पे विश्वास जताते हैं और उसे अपना प्रोजेक्ट आगे कंटिन्यू रखने को कहते हैं। और इसी के साथ इस मास्टरपीस मूवी का अंत होता है।